शर्त लिखी गई है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत प्रदेश में 6,09,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं जिन्हें ये लाभान्वित किया गया है। अनेक योजनाओं का जिक्र करें तो स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना, जिसके माध्यम से 39,641 महिलाओं को प्रदेश में लाभान्वित किया गया है। प्रदेश का महत्वाकांक्षी जनमंच कार्यक्रम घर द्वार पर जाकर न केवल अधिकारी कर्मचारी अपितु जनप्रतिनिधि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया अनेक जनमंच कार्यक्रमों का और मौके पर ही समस्याओं का निवारण किया गया अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश सरकार की रही, जिसके तहत कुल 53,665 समस्याएं प्राप्त हुई और उनमें से लगभग 95% समस्याओं का निपटारा किया गया। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय श्री राम सुभग सिंह जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना श्री प्रबोध सक्सेना जी, प्रेक्षागृह में बैठे सभी शीर्ष अधिकारीगण, प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का और जो यहां पधारे हैं आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए आग्रह करूंगा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना आदरणीय श्री प्रबोध सक्सेना जी से, वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करें स्वागत संबोधन के माध्यम से। श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय श्री सुरेश कश्यप जी, सांसद लोकसभा हिमाचल प्रदेश, मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह जी, श्री त्रिलोक जम्वाल जी, सलाहकार मुख्यमंत्री, सभागृह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, वर्चुअल मोड में जुड़े हुए प्रदेश के कोने कोने से हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पंचायत राज एवं शहरी निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि, प्रेस के साथी, देवियों और सज्जनों, आज के इस विशेष आयोजन में वित्त विभाग की ओर से मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नई और नवाचारी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं और उसी श्रृंखला में आज एक नया प्रयोग यहां किया जा रहा है। ये एक संवाद ही नहीं है, एक नई सोच का परिचारक है। सोच ये है कि परिभाषा के हिसाब से कार्यपालिका जो है वो विधायिका को जवाबदेही है, लेकिन मुख्यमंत्री की परिपाटी में कार्यपालिका जो है वो रोज जनता को जवाबदेही है। और इसीलिए बजट की प्रस्तुति के 2 दिन बाद आज मुख्यमंत्री महोदय बजट के संदर्भ में सब लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने में हजारों लोग आज उनको सुनेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ बजट 22-23 तक का संवाद है? ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह संवाद जो है वो एक ऐसी विकास की यात्रा का है और एक ऐसी विकास की विचारधारा का है जो 27 दिसंबर 2017 से प्रारंभ हुई। पहली बैठक के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बहुत से ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सबसे पहला ऐतिहासिक निर्णय ये लिया गया कि 70 वर्ष के ऊपर के जो भी हिमाचली वृद्ध हैं उनको आय सीमा के बंधन से मुक्त करते हुए पेंशन दी जाएगी। उसी मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि सरकार जनता के सहयोग के साथ गौवंश के प्रति पूर्णतः समर्पित रहेगी।
मैं कहना चाहूंगा कि इस मंत्रिमंडल की बैठक ने न केवल सरकार की दिशा की नींव रखी, बल्कि प्रशासन के लिए यह मार्ग भी प्रशस्त किया कि ये सरकार क्या सोचती है और किस प्रकार से आगे कार्य करेगी। पिछले 5 वर्षों में एक ही बात हम लोगों को समझ में आती है, और वो ये है कि व्यक्ति जो है वो इस सरकार के केंद्र में है। पिछले 5 वर्षों में, 4.25 वर्षों में मुझे बताते हुए आपको हर्ष भी है और आश्चर्य भी है कि 5 बजटों के माध्यम से 97 नई योजनाओं को शुभारंभ किया गया है। टू रिपीट, 97 न्यू स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड इन द लास्ट 5 बजट्स। और इसमें से कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो आज पूरे देश में उनको लोग अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 97 योजना, उसमें 10 योजनाएं जो हैं वो 22-23 के बजट में हैं। और ये तब हुआ जब 2 से 2.25 वर्ष इस सरकार के कोरोना के लगे। मुझे याद है कि जब चारों तरफ लॉकडाउन था, लोग डरे हुए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री रोज सुबह से लेकर शाम तक कोरोना के संदर्भ में कार्य करते थे और हम सब लोगों को दिशा निर्देश दिया करते थे। आज जो है मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारे 5 बजटों में क्या सोच है। सबसे बड़ी सोच जो ये, ऐसा मैंने आपसे कहा कि वो व्यक्ति केंद्र में है जिसको सबसे अधिक आवश्यकता है। और आज सामाजिक सुरक्षा जो है वो इस बजट के बाद 7.5 लाख, कम से कम 7.5 लाख लोगों तक पहुंचेगी, जो एक जमाने में जब सरकार आई थी तो मात्र 3-3.5 लाख लोगों तक की थी। तो मुख्यमंत्री ने जैसा कि अपने अभिभाषण में कहा कि उनका प्रयास है कि हर चूल्हे को संवारेंगे। तो ना केवल हर परिवार में जिसको जरूरत थी एक मासिक नकद प्रदान किया गया, बल्कि पिछले 2-3 वर्षों में ही करीब 20,000 से अधिक घर दिए गए, लोगों को शौचालय दिए गए और प्रदेश को धुआं मुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला स्कीम के साथ साथ हिमाचल की हिमाचल गृहिणी स्कीम में आज करीब 4.25 से 5 लाख लाभार्थी हैं। तो इस प्रकार से जो एक व्यक्ति है उसको हर प्रकार से सहायता दी गई, उसको नकद दिया गया, उसको घर की सुविधा दी गई, उसको चूल्हे की सुविधा दी गई और साथ ही साथ शिक्षा की सुविधा दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 2-3 वर्षों से ये एक प्रयास है कि विस्तार अपनी जगह है, लेकिन हमें गुणात्मक शिक्षा का भी जो है वो प्रसार करना चाहिए। कई स्कीमें बनी, प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों को चिन्हित किया गया और उनके लिए विशेष धन का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इस बजट में आपने देखा होगा कि विगत 20-30 वर्षों से जिन छात्रवृत्तियों का परिवर्तन नहीं किया गया है, उनको वृद्धि नहीं की गई है, उन सबका युक्तिकरण भी किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सरकार ने, मैं समझता हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया है। प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत के साथ आज हमारा हिम केयर जो है वो जन जन तक पहुंच गया है। इसके साथ एक ऐसी योजना है जिसके बारे में बहुत से प्रदेश तो सोच ही नहीं सकते, जिसको हम सहारा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ 300 से ऊपर दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, 56 से ऊपर टेस्ट मुफ्त होते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने पिछले 5 वर्षों में अपने बजट और अपने बाकी योजनाओं के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इस बजट में एक नई उन्होंने बहुत ही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मोबाइल योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। तो जहां व्यक्ति केंद्र में है वहीं जीविका भी केंद्र में है। इसीलिए आप देखें कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोरोना काल में हमने अच्छा प्रोग्रेस किया। पिछली बार जब कोरोना आया था तो 3.9% के आसपास एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई थी। अब ये ग्रोथ बढ़कर 8 से ऊपर पहुंच गई है। और आपको मतलब हम सब लोगों के लिए गर्व हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री ने अभी जब बाकी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया तो हिमाचल का उदाहरण लिया कि देखिए हिमाचल में प्राकृतिक खेती किस प्रकार से चल रही है। और इस वर्ष यूनियन बजट में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने भी नेचुरल फार्मिंग पे 2 पैरे लिखे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो सोच और ये जो दिशा पूरे देश को जो है वो हिमाचल प्रदेश दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश ना केवल कृषि में दिखा रहा है बल्कि वैक्सीनेशन में भी आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल की पीठ थपथपाई है और उसे चैंपियन स्टेट का राज दिया है। तो
साथ ही साथ जीविका में मैं आपका उल्लेख ये भी करना चाहूंगा कि हिमाचल में एक ऐसी योजना बनी जो पूरे देश में कहीं नहीं थी, और वो थी शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी योजना। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में घोषणा की है कि इस संदर्भ में वो कानून लाएंगे। साथ ही साथ स्वावलंबन जो है वो भी एक ऐसी योजना है जिसने प्रदेश के युवाओं को एक नई दिशा दी है कि मैं नौकरी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं ऐसी स्थिति में आऊंगा कि लोगों को नौकरी दूं। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके अनुदान के क्षेत्र को बढ़ाया है, महिलाओं को 30 से 35% किया है, और अनुसूचित जनजातियों को भी पहली बार अनुदान जो है वो इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। अब एक और मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश की और देश की जो आधी आबादी है वो महिलाएं हैं। महिला शक्ति के प्रति मुख्यमंत्री का हर बजट समर्पित रहा है। पिछले बजट में आपने देखा कि नारी संबल योजना शुरू हुई, शगुन शुरू हुई, और इस बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई शुरुआत की है जो कि बहुत कम राज्यों ने की हुई है, और वो ये है कि हम बजट के साथ पहली बार एक जेंडर स्टेटमेंट पुटअप कर रहे हैं जो ये बताएगा कि हर स्कीम में महिला की क्या भागीदारी है। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि बहुत कम राज्यों में है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में महिलाओं में व्यवसाय को उत्साहित करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रांट बढ़ाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश को अब एक सूत्र में बांधा है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अगर बैंक से लोन लेंगी तो वो सिर्फ 4% ब्याज देगी, उसके ऊपर का सारा ब्याज जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। तो महिलाओं में जो ये व्यवसाय के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास है ये कई बजटों में होता रहा है, बट मैं समझता हूं इस बजट में इसको विशेष स्थान दिया गया है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी अपने बजट में हमेशा से वो कुछ ना कुछ रखते हैं, और इस बजट में उन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट की बात की है, उसको बढ़ाया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और पहली बार उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा जो है वो कहा है कि ओबीसी के भाइयों बहनों को भी मिलेगी। मैं समझता हूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों पर बहुत ध्यान दिया गया है हमेशा से बजट में हिमाचल प्रदेश में, और इस बार तो मैं समझता हूं कि बच्चों पे कोई अधिक ही ध्यान दिया गया है। एक सुपोषण योजना है जिसपे 65 करोड़ रुपए का प्रारंभिक व्यय रखा गया है, अगर और आवश्यकता हुई तो और दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल में जो हमारी अगली जनरेशन है उसके स्वास्थ्य के प्रति मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, और अगर हम इस योजना को सही तरीके से चला पाए तो हमारी आने वाली जो है वो भविष्य का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आंगनबाड़ियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने अच्छी व्यवस्था की है, उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको और सुदृढ़ करने के लिए, उनको मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए अनाथ बच्चों के लिए अलग से योजना जो है वो बजट में रखी गई है। जहां मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सारे बजट में रोटी, कपड़ा और मकान की बात की है, सड़क, बिजली और पानी की बात की है, वहीं उन्होंने संस्कृति के लिए भी बहुत ध्यान रखा है। इस बजट में दो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। एक ये है कि लता मंगेशकर जी जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं उनके नाम पर एक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और हिमाचल के लोक गीत और लोक साहित्य को प्रचारित करने के लिए एक लता मंगेशकर सम्मान भी रखा गया है। तो जहां इन सब की बात है वहां पर ये बजट और सारे इतने समय से विकास पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि पिछले 2 वर्ष में ही करीब 1200 करोड़ से अधिक राशि, अतिरिक्त राशि जो है वो केंद्र सरकार ने निवेश के लिए हमको प्रदान की है। तो इस बजट में और पिछले बजट में अगर आप देखेंगे तो जैसे जल है, 72 वर्ष में जितने नल कनेक्शन नहीं दिए गए उतने 2 वर्षों में जो है वो जल जीवन मिशन में दिए गए हैं। सड़कों का भी अगर आप देखेंगे तो बजट में उल्लेख है कि पिछले 4 वर्षों में इतनी सड़कें बन गई, इतने पुल बन गए जितने विगत 5 वर्षों में नहीं बने थे, और अभी 1 वर्ष जो है वो और बाकी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नए गंतव्य स्थापित किए हैं, चाहे वो मंडी का शिव धाम हो, संशल हो, बीर बिलिंग हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 से अधिक करोड़ का
एक एडीबी का टूरिज्म प्रोजेक्ट की सेकंड स्टेज जो है वो शीघ्र ही जो है वो प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। एक और बहुत बड़ी सोच जो है वो इस बजट में उपस्थित है और वो ये है कि प्रदेश को देश का पहला ग्रीन स्टेट बनाने के लिए भी प्रतिबद्धता जो है वो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में दी है। तो ये बजट जो है वो हर वर्ग के लिए है और ना केवल ये बजट बल्कि जो सारे बजट प्रस्तुत होते रहे हैं वो हर वर्ग के लिए है और वो विकास के लिए भी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि रोजगार के बेहद जो हैं वो अवसर जो है वो सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। आपको मालूम है कि इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि वो रोजगार के क्या साधन जो हैं वो उपलब्ध कराएंगे। कर्मचारियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि पे कमीशन लागू हो गया है और मैंने तो अपनी नौकरी में पहली बार देखा कि हिमाचल के जो लोग हैं उनको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको उसी रेट पे डीए मिल रहा है जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक का अंतर होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है और हमारे पड़ोसी राज्य के मुकाबले हिमाचल के लोगों को डीए में और आईआर में करोड़ों रुपए अधिक मिले हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय का दिल जो है वो हमेशा उनके लिए धड़कता है जो सरकार की रेगुलर नौकरी में तो नहीं है लेकिन सरकार के हर काम में हमारे कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुख्यमंत्री महोदय अपने संबोधन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनके 4.25 साल के कार्यकाल में हर व्यक्ति को जो आय है वो दुगनी हो गई है। अब मैं समझता हूं कि मैंने आपको थोड़ी सी रूपरेखा रखी इस बजट की नहीं, पिछले 5 बजटों की। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो प्रदेश में हजारों लोग जो उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं उनका संबोधन करें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में बजट प्रस्तुत होने के पश्चात आज इस जनसंवाद के कार्यक्रम में हमारे बीच में शिमला से जुड़े माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद और हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, मुख्य सचिव महोदय श्री राम सुभाग जी, एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना जी और सभी स्थानों से वर्चुअली आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज बजट प्रस्तुत करने के 2 दिन पश्चात एक अलग तरह के कार्यक्रम को एक स्वरूप दे करके इस बजट की जानकारी आम जनता तक हम बेहतर ढंग से पहुंचा सकें और उसके लिए इस प्रकार का एक जनसंवाद का एक कार्यक्रम हम तय करें। इस आयोजन के लिए मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और सरकार के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। शायद संभवतः पहली बार ये हिमाचल के इतिहास में ये हो रहा है कि बजट प्रस्तुत होने के पश्चात सीधा लोगों के बीच में अपनी बात कहने का अवसर इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ।
ये पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 5वां बजट जो है वो प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इन 5 वर्ष बजट के लिए मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि जिस प्रकार से हमको केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। छोटा प्रदेश, लेकिन समस्या बड़ी थी। जहां मदद के लिए बोला वहां मदद, जिस विकास कार्य को गति देने के लिए हमको कठिनाई आ रही थी, सहयोग मांगा, सहयोग मिला। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जनता की ओर से, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये 5 बजट हमारी बहुत अलग परिस्थितियों के दौर में से रहे हैं। और जिस बात को मुझे लगता है आज कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी मर्तबा, बहुत सारी बात इस संदर्भ में पहले भी कह चुके हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी इस प्रकार के ऐसी कठिनाई का दौर भी हमारे सामने इस दौर में आएगा। शुरू का वक्त अच्छा गुजरा। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा में जाकर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। हमने लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। लोगों के बीच में उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहली बार इस दायित्व पर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा हूं। स्वाभाविक रूप से मेरे लिए यह बहुत आवश्यक था कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में भी जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनूं और उनके समाधान के लिए काम कर सकूं। और इसलिए इस बात को आप लोगों ने देखा भी होगा, 1 साल के कार्यकाल में लगभग हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया। हम समझ सकें, हम जान सकें और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ सके। और स्वाभाविक रूप से जहां लोगों की समस्याओं को समझने के पश्चात हमने नए इनिशिएटिव्स की शुरुआत की, नए काम की शुरुआत की। उसमें एक चीज को हमने हमेशा मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया कि सबसे पहले ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति के लिए मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए है जो गरीब है। और इसलिए हमने पहले दिन से अपने भाव व्यक्त किए, जो गरीब है हम उसके करीब हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहली कैबिनेट की बैठक में हमने एक शुरुआत की, और वो शुरुआत मैं समझता हूं, मैं इस तरह से कह सकता हूं कि वो जीवन के अनुभव से वो एक शुरुआत थी। हमने पहली कैबिनेट का निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो बुजुर्ग हमको भीड़ में धक्के खाते हुए
लाठी का सहारा लेकर के खड़े होकर के एप्लीकेशन देते हैं, कागज का टुकड़ा देते हैं कि हमें पेंशन लगाओ, वो परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, दुनिया को समझा है, आज ऐसी परिस्थिति के दौर में हमने उनको देखा, परिवार में सब कुछ होने के बावजूद वो कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे सामने खड़ा होकर के पेंशन की गुहार करता है। हमने कहा पहली कैबिनेट की बैठक में क्या ये संभव है, हम ये कर सकते हैं कि हमारा बुजुर्ग कम से कम कहीं भी भीड़ में धक्के खा करके इस प्रकार की परिस्थिति का सामना ना कर सके, ऐसी परिस्थिति में गुजरे ना जहां उसको अपने लिए पेंशन मांगने के लिए खड़ा होना पड़े। तो पहली कैबिनेट का निर्णय हमने किया कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान और 1500 रुपए पेंशन का प्रावधान हमने हिमाचल प्रदेश में, ये कैबिनेट का पहला निर्णय था और उस वर्ग के लिए समर्पित जिनके प्रति आज के इस दौर में हम सम्मान का, श्रद्धा का, आदर का भाव जो है वो कम होता देख रहे हैं। हमने शुरुआत की। और दूसरा निर्णय हमने कैबिनेट में क्या लिया था, अब ये भी मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय जो हुए थे, दूसरा निर्णय ये था, जिस गाय को हम मां कहते हैं, आज वो गाय जो है चौक पर है, चौराहे पर है, सड़कों पर है। इसलिए गौवंश का स्थान या तो घर में होना चाहिए, या तो गौ सदन में होना चाहिए, या गौ सेंचुरी में होना चाहिए, जहां उसको संरक्षण मिल सके। और इसके लिए हमने निर्णय किया कि हम जितना भी हमसे संभव हो पाएगा हम इस दिशा में आगे बढ़कर के काम करेंगे। और हमने निर्णय लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैं इस बात को आपके बीच में कह सकता हूं, जहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले लगभग 6000 गौवंश जो है वो गौ सदन में था, अलग अलग स्थानों पर। आज हिमाचल प्रदेश में 20,000 से ज्यादा गौवंश गौ सदन में है या गौ सेंचुरी में है। हालांकि कहने के लिए थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमने एक बात को इस तरह से भी जोड़ा कि जो एक्साइज के माध्यम से हमको रेवेन्यू आता है, तो उसमें जो है शराब की एक बोतल पर भी हमने तय किया कि गौग्रास के रूप में 1 रुपए हमने पहले वर्ष में लगाया, 50 पैसे दूसरे वर्ष में लगाया, और अभी के बजट में 1 रुपए हमने और उसमें जोड़ करके जो है उस गौवंश के संरक्षण के लिए हमने उस दिशा में प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारा गौवंश को हम संरक्षण देने की परिस्थिति में सफल हुए हैं। इसे आगे बढ़कर के हम देखें, अभी इसमें इसी बजट में हमने ये भी निर्णय लिया कि जो प्राइवेट गौ सदन का संचालन कर रहे हैं हमारे कुछ साथी, उनके लिए हमने तय किया कि अगर वो अपने गौ सदन में गाय को रखेंगे तो 500 रुपए हम देंगे मदद करने के लिए, हर महीने 500 रुपए उस गाय के लिए दे रहे हैं। और अभी के इस बजट में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि 500 रुपए से संभव नहीं हो पा रहा है, हमने उसमें 200 रुपए की और बढ़ोतरी की है, 700 रुपए एक गाय के लिए हम दे रहे हैं। यानी कि एक भाव हम व्यक्त कर सकते हैं कि जो बेजुबान है, जो बेसहारा होने की परिस्थिति में, उसको सहारा देने के लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। ये हमारी सरकार की एक मूल भावना है कि ऐसे वर्ग के लिए जिसका कोई नहीं, जिसके लिए हम मदद कर सकते हैं, वो मदद करने की हमने कोशिश की है।
मित्रों, हमारा ये 5वां बजट अब की बार जब प्रस्तुत हुआ, इसमें से 2 बजट पूरी तरह से हमारे कोविड के कारण प्रभावित रहे हैं। 2 के मैं कह सकता हूं 3 बजट हमारे प्रभावित रहे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि जब आदमी के सामने इस तरह का हमारे सामने प्रश्न ये हो गया खड़ा कि हम विकास के लिए काम करने के लिए निकले या आदमी जो संक्रमित होकर के इस कोविड के दौर में उलझ करके रह गया है उसके जीवन को बचाने के लिए काम करें। पहली प्राथमिकता हमने सुनिश्चित की कि हिमाचल प्रदेश में कोविड से आदमी का जीवन कैसे बचा सकते हैं, जितना बेहतरीन कर सकते थे, जितना बेहतर करने की कोशिश कर सकते थे, वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें इस बात की पीड़ा जरूर है, बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई इस वायरस की वजह से। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई, देश की इकोनॉमी हमारी बहुत प्रभावित हुई और प्रदेश की भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीजों को लेकर के हम सोच रहे थे अब होगा कैसे। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला, समर्थन मिला और उस कारण से हमें हिम्मत मिली, हम सफल हुए। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज मुझे लगता है कि कोविड का भले ही तीसरा दौर आया, लेकिन इस तीसरे दौर को भी हम पार करके सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना, जिस हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया इस संकट की घड़ी में, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज अगर हम इस तरह से इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए फिर से बैठे हैं तो इसकी वजह है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड से इस देश को बाहर निकालने के लिए कार्य किया है, भारत के अंदर वैक्सीन बने, वैक्सीन के सिवाय इस वायरस से बचने का दूसरा उपाय नहीं है, और मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराना और मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात जब आती है तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में पहली डोज लगाने में हिमाचल अव्वल रहा, पहले स्थान पर रहा। दूसरी डोज पूरा करने में भी हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा और तीसरी डोज जो 15 से 18 साल की आयु के लिए, उसमें भी हिमाचल सबसे जो अग्रणी राज्य हैं उनमें से एक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले इस कार्यक्रम को लेकर के जब संवाद किया हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया। मैं हिमाचल प्रदेश को बधाई देता हूं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। हिमाचल चैंपियन बनकर के उभरा है, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता था आप सबके सहयोग के बिना। लेकिन उसके बावजूद इस कठिन परिस्थिति के कारण, इस कोविड की परिस्थिति के कारण प्रदेश की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई। अब की बार जो हमने बजट प्रस्तुत किया है और जो बजट प्रस्तुत किया है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि उसमें उम्मीदों वाला बजट है। यह 51,365 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रस्तुत किया है। और मैं इस बात को लेकर के ये भी मैं कहना आपके बीच में चाहता हूं कि जो हमारा अनुमान है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में 8.3% वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान हमारा है। और इसलिए मैं इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब पटरी पर चीजें आती दिख रही हैं। जब हमें यह दायित्व मिला था उस वक्त हिमाचल प्रदेश
लगभग 50,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे था। और स्वाभाविक रूप से हमारे सामने भी जो परिस्थिति आज की तारीख में है, उस परिस्थिति में हमको भी लोन लेना पड़ रहा है। लेकिन अंतर एक चीज को लेकर के जरूर है कि पूर्व में जो सरकार रही, उस सरकार ने सामान्य परिस्थिति में भी अभी तक का लोन लेने की सबसे हाईएस्ट जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उन्होंने लिया। परिस्थितियां सामान्य थी, कोविड उस वक्त था नहीं। और जो लोन लेने की जो लिमिट थी, उस लिमिट को उन्होंने पूरा किया, कंप्लीट एग्जॉस्ट किया। जबकि हमारी जो लोन लेने की जो लिमिट, हमने अभी तक उसको पूरा नहीं की, हम उससे अभी नीचे हैं। हां, इस बात से हम भी सहमत है कि आने वाले समय में हमको भी ऋण लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के दायित्व हैं, जिस प्रकार के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको निभानी है, प्रदेश का विकास भी करना है, और प्रदेश के विकास के साथ साथ में हमको गरीब आदमी के लिए, समाज के लिए जो अलग अलग वर्ग हैं, उनके लिए भी मदद करनी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। हमको विशेष तौर से जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, उसमें 600 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बजट में सबसे बड़ी बात को लेकर के मैं आपके सामने एक जरूर कहना चाहता हूं कि हम इस बजट के प्रस्तुत करने के साथ साथ चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर गए। और स्वाभाविक रूप से जब चुनावी वर्ष में प्रवेश होते हैं, तो आमतौर पर आज से पहले ऐसा होता है कि चुनावी वर्ष का बजट अलग तरह का बजट होता है। उसमें चुनाव को फोकस करके, चुनाव को ध्यान में रख करके ही सारी योजनाएं तय की जाती है, बजट का प्रावधान किया जाता है, ताकि लोगों को लाभान्वित कर सके, लोगों को लाभ दे करके जो है उनको इस प्रकार से अपनी ओर जोड़ा जा सके। लेकिन आप इस बात को देखेंगे, हमारे इस बजट में अंतर है। हमने उन्हीं योजनाओं को केंद्रित किया, उन्हीं योजनाओं को मजबूती देने का काम किया जो हमने शुरू के साल से शुरू की थी, पहले बजट से शुरुआत की थी। अगर पहले बजट से हमने शुरुआत की थी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो उसको हमने और मजबूत करने की हमने कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में जो हमने निर्णय लिया था, जो बुजुर्गों के लिए पेंशन का, और इस बजट में उसको और मजबूत करने की दिशा में हमने कदम उठाए हैं, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी हमने निर्णय लिया कि पहले बजट में हमने निर्णय लिया था कि 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, 1500 रुपए पेंशन का प्रावधान उनके लिए किया। और इस बात को हम आगे लगातार दूसरे बजट में भी चलाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, और इसके बाद तीसरे बजट में भी। और पिछले साल का जो बजट था, उसमें हमने महिलाओं के लिए, जिनकी आबादी जो है पूरी पॉपुलेशन की लगभग 50% है, उनके लिए विशेष हमने एक प्रावधान किया कि 65 साल से ऊपर की महिलाओं को भी आय सीमा में छूट के साथ 1,000 रुपए की पेंशन का हमने प्रावधान की एक नई शुरुआत की। और अब की बार इस बजट में आपने देखा होगा कि हमने तय किया कि अब 65 नहीं, अब सबको, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। सामान्यतः इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि 60 साल की आयु के पश्चात उम्र की एक दहलीज ऐसी आती है जब आदमी को जरूरत महसूस होती है, सहयोग की जरूरत महसूस होती है। और उसमें जो हमने अलग अलग जो स्लैब बनाए हैं, उसका मैं जिक्र आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। एक तो ये कि 60 वर्ष से 69 वर्ष आयु
के वर्ग के लिए जो उसमें महिलाएं भी और दूसरे सभी लोग जो उसमें अब शामिल हुए, उसमें हमने तय किया कि पेंशन का प्रावधान जो अभी किया हमने, उसमें हमने 1,000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया है। और इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ जगह इसमें जो है वो वर्तमान में पीछे जो पेंशन दी जा रही थी उसमें 850 रुपए की कुछ कैटेगरीज थी, उसमें हमने 150 रुपए बढ़ा करके जो है उसको भी 1000 की कैटेगरी में लाए। इस बात को हमने सुनिश्चित करके जो है वो मदद करने का एक रास्ता निकाला। 1,000 रुपए पेंशन का प्रावधान उसमें किया है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं कहना चाहूंगा, जो 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु की जो महिलाओं को, जिनको स्वर्ण जयंती संबल योजना के अंतर्गत हमने जो पिछले साल पेंशन लगाई थी 1000 रुपए, उसमें हमने 150 रुपए की और बढ़ोतरी की है और उनको ये पेंशन अब 1150 रुपए मिलेगी इस बजट के प्रावधान के साथ, जो है जो बजट हमने अभी हाल ही में प्रस्तुत किया, 2 दिन पहले प्रस्तुत किया। और उसी तरह से जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग, जिनको हम 1500 रुपए पेंशन दे रहे थे, उसमें हमने 200 रुपए की और बढ़ोतरी की। अब उनको जो पेंशन मिलेगी वो 1700 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी। ये हमने एक और प्रयत्न उसमें किया है। और जो विधवा है, जिनको 1000 मिलती थी, जो विधवा है, परित्यक्य है और एकल नारी है, उनको 1000 रुपए मिलती थी, उसमें अब हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए कर दिया। जो दिव्यांगजन है, जो 40 से 69% तक होते थे, उनको 1000 रुपए मिलती थी, उनको भी हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1150 कर दिया। और उसके साथ साथ में जो कुष्ठ रोगी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उसमें भी उनको भी हमने जो है 150 रुपए की बढ़ोतरी करके वो 1000 रुपए किया है। इस प्रकार से पेंशन की जो पहली कैबिनेट की बैठक में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको और मजबूत किया है। ये चुनावी दृष्टि से नहीं, हमने उसकी इसी व्यवस्था को मजबूत किया है क्योंकि उनको मदद करने की जरूरत लगती थी, वो हमने इस तरह से किया है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो खास तौर से जो एक वाक्य जिसका वो सदैव जिक्र करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको अक्षरशः आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो वर्ग रहते हैं, और उसमें ये रहते हैं कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनको कम पैसा मिलता है और उस कम पैसे में उनको अपना परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, उसमें एक दिहाड़ीदार भी है। और मुझे इस बात को लेकर के आप सबके बीच में बताते हुए प्रसन्नता है कि अब की बजट में हमने 50 रुपए प्रतिदिन, यानी कि दिहाड़ी जो है 300 रुपए से बढ़ा करके 350 रुपए कर दी, यानी कि 50 रुपए की बढ़ोतरी की। और ये 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ एक मजदूर को एक महीने का 1500 रुपए का सीधा लाभ होगा। और अपने 5 बजट में जो हमने दिहाड़ीदार को जो मदद की है वो 140 रुपए जो है, 140 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई है और एक महीने का 4200 रुपए का उसको लाभ पहुंचाया है। एक मजदूर को 4200 रुपए का जो दिहाड़ी पर काम करता है। और स्वाभाविक रूप से मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि जो इसमें बहुत सारे लोग जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और स्वाभाविक रूप से इसके कारण जो आउटसोर्स में हमारी बहुत बड़ी तादाद, लगभग 30,000 के लगभग हमारे नौजवान जो आउटसोर्स में काम करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और उस लाभ से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको
इस बढ़ोतरी के कारण जो है वो अब जो महीने का जो पैसा मिलेगा लगभग 10,500 रुपए उनको मिलेगा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि उस वर्ग के लिए भी बहुत ज्यादा जो है उसका लाभ पहुंचाने की जो हमारी मंशा थी उसको भी हमने पूरा करने की कोशिश की। अलग अलग कैटेगरीज को अगर हम बात करें, पंचायतों में पंचायत चौकीदार 50 रुपए 100 रुपए ऐसे बढ़ाया करते थे, लेकिन अब की बार हमने एक साथ जो है पंचायत चौकीदार का जो वेतन है वो 900 रुपए की उसमें बढ़ोतरी की और उसके साथ उसको अब जो है 6,500 रुपए प्रति माह का मिलेगा और 2,350 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ हमारे 5 साल के इन 5 बजट में जो हमने प्रस्तुत किए इसमें उनको प्राप्त हुई है। और उसी तरह से आगे हम अगर बात कहें, राजस्व चौकीदार जो रेवेन्यू में जो लगे हुए हैं उनके लिए भी हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की, प्रति माह के हिसाब से बढ़ोतरी की और 5,000 रुपए उनको अब मिलेगा। और हमारी सरकार ने आने के पश्चात उसमें जो है उनकी आय में जो है 2,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की है। लंबरदार जो है वो भी हमेशा उनको मिलते रहते हैं, उनको भी 900 रुपए का हमने लाभ दिया है और हमारी सरकार ने उनको 1,700 रुपए का लाभ जो है इन 5 बजट के माध्यम जो हमने प्रस्तुत किए हैं इसके माध्यम से मिला है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे IT टीचर है उनको 1,000 रुपए, हमारे बहुत सारे बच्चे जो 2,500 से ज्यादा जो SMC के अंतर्गत लगे थे जिनका भविष्य जो है अंधकार में उलझ करके रह गया था, हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनके लिए मदद करने की कोशिश की। जो मदद कर सकते थे उनकी मदद की और उन बच्चों का भविष्य की उन्हें अपने जीवन का बहुत सारा वक्त जो है उसमें लगा दिया, उनके लिए भी हमने बढ़ोतरी की है, 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। और उसके साथ साथ में हमने एक बात और भी कही है कि जहां SMC का जो हमारा टीचर लगा है वो कार्यरत रहेगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इस बात को भी हमने उसके वो यथावत रहेगा और आने वाले समय में उनके बारे में जो नीति से संबंधित उनका आग्रह आया है उस पर भी विचार करेंगे। ये भी हमने बात साथ में कही है। मित्रों, इसी तरह से आगे बढ़कर के हम बात कहें, जो ऐसे वर्ग हैं जिन वर्गों के लिए हम हमेशा थोड़ा थोड़ा मदद करते थे, उसमें आंगनबाड़ी वर्कर हैं। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने अब के बजट में जो प्रावधान किया है उसमें जो बढ़ोतरी की है 1,700 रुपए की, जो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है आंगनबाड़ी वर्कर के लिए। 1,700 रुपए की बढ़ोतरी प्रति माह की और 5 बजट जो हमने प्रस्तुत किए उसमें एक आंगनबाड़ी वर्कर को 4,550 रुपए का लाभ मिला है। यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की और हमारी सरकार के दौरान जो है 3,100 रुपए का लाभ उनको मिला। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए उनके लिए भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की, अब उनको 4,700 रुपए में मिलेगा और उसमें जो है 2,600 रुपए सिर्फ हमारी सरकार के दौरान हमने बढ़ाया। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस कोविड के संकट में निभाई है, आशा वर्कर के लिए मैं 1,825 रुपए की बढ़ोतरी की है इस बजट में, जो ऐतिहासिक है। मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर हुई है तो उनके आशा वर्कर की हुई है। और हमारी सरकार के कार्यकाल में ही उनको जो है वो 3,700 रुपए का जो लाभ हमारी सरकार के दौरान प्रति माह का आशा वर्कर को मिला है। इसके अतिरिक्त जो है केंद्र की ओर से उनको और थोड़ा और पैसा मिलता है, उसके साथ इंसेंटिव और मिलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमने अब की बात जो मदद करने का जो रास्ता निकल सकता था वो मदद करने की कोशिश की है। सिलाई अध्यापकों को लिए भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की, 7,950 रुपए उनको मिलेगा। 1,650 रुपए हमारी सरकार के इन 5 बजटों के माध्यम से उनको लाभ मिला। मिड डे मील में उनके लिए भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की, अब उनको 3,500 रुपए मिलेगा, जिसमें 2,000 रुपए हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का कंट्रीब्यूशन है 5 बजट का।
वाटर कैरियर के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की, जिसमें 2000 हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में इन 5 वर्षों में बढ़ाया और 3900 रुपए उनको मिलेगा। जल रक्षक है उनको भी हमने 900 रुपए बढ़ा करके अब उनको 4500 रुपए मिलेगा। उसमें 2800 रुपए का योगदान हमारी वर्तमान सरकार का। और उसी तरह से मल्टीपर्पज वर्कर जो हमारे जल शक्ति विभाग में, उनको भी 900 रुपए की बढ़ोतरी करके 900 रुपए मिलेंगे उनको। पैराफिटर के लिए भी इसी प्रकार से 900 रुपए की बढ़ोतरी हमने की है और उसमें भी 2500 रुपए हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो है उनको लाभ मिला है। हर वर्ग को, ऐसे वर्ग है ये जिन वर्गों को बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता, बहुत मदद की आवश्यकता है, इसलिए हमने उनको मदद करने की कोशिश की है। और इसी तरह से आगे बढ़कर के मैं कहना चाहता हूं, हर क्षेत्र का विकास हो और हर क्षेत्र में विकास के लिए जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को, जो खासतौर से हमारे जो विधायक हैं, उनको हम उनको अपना विधायक निधि के माध्यम से विकास के लिए एक रास्ता खोला है, उस रास्ते को मजबूत करने की कोशिश की है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायक निधि में हमने जो 1,80,00,000 रुपए मिलती थी पहले, उसमें हमने 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है और उसमें अब हमने उसको 2 करोड़ कर दिया। हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक विकास कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए दे सकेगा। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, अगर 2 करोड़ अगर दिए हैं, जब से विधायक निधि शुरू हुई है तब से उसमें 2 करोड़ में 90 करोड़ वर्तमान सरकार ने ही बढ़ाए हैं, जो 90 लाख वर्तमान सरकार ने बढ़ाए हैं। लगभग 50% के करीब जो है वर्तमान सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में नाबार्ड की योजनाओं की स्वीकृति होती है, उसको बढ़ाने के लिए आग्रह आया था, उसके लिए भी हमने बढ़ाया और 80 करोड़ रुपए से उसको बढ़ा करके हमने 150 करोड़ रुपए नाबार्ड की योजनाओं के लिए जो है ये प्रावधान हम हर क्षेत्र के विकास के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो सके, उस बात को सुनिश्चित किया। ऐच्छिक निधि देते हैं विधायकों को हम। हमारी सरकार से पहले वो 5 लाख रुपए मिलती थी और हमारी सरकार ने पिछले 4 बजट में उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया था। अब के इस 5वें बजट में 2 लाख रुपए और बढ़ा करके हमने अब 12 लाख रुपए कर दिया। ये भी हमने दुगने से भी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी की, ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी बेहतर ढंग से अपने अपने क्षेत्र में जो लोगों की सेवा कर सके। मुझसे पहले यहां पर इस बात का जिक्र हो रहा था कि हमारा ये बजट फोकस्ड रहा है। अब कुछ चीजों को लेकर के मैं जरूर यहां पर आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। हमने एक योजना हमने शुरू की, गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। और गृहिणी सुविधा योजना हमने इसलिए शुरू की कि मैंने इस बात को बहुत करीबी से देखा कि हमारी गरीब महिला, गांव की रहने वाली महिला कल्पना जीवन भर नहीं कर सकती थी कि मेरे घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में प्रयत्न किया कि पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा गरीब आदमी के घर में पहुंच सके। इसके लिए जो प्रयास किया, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया। और हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो है घरों में गैस का चूल्हा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिला। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हर घर में कोई घर छूटे ना गैस के चूल्हे के बिना। उसके लिए हमने उस दिशा में आगे बढ़ करके प्रदेश की अपनी योजना शुरू की, गृहिणी सुविधा योजना। उस गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत मुझे आज प्रसन्नता है इस बात को कहते हुए आपके बीच में कि गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने आगे बढ़ करके जब काम किया, उस योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी एक सफलता हासिल की। और वो सफलता हासिल ये की कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है
कि वर्तमान बजट जो अभी हमने 2 दिन पहले जो प्रस्तुत किया, इसमें भी हमने उसको मजबूत करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। पिछली बार हमने कहा था कि 1 रिफिल हम फ्री देंगे, वो दिया, लेकिन अब की बार इस बात के लिए भी एक सुझाव आया कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार की महंगाई का दौर चल रहा है, ऐसे में गैस का सिलेंडर और देना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया कि जिसने पहला कनेक्शन लेना है, नया कनेक्शन वाले को 3 गैस के सिलेंडर मिलेंगे, और जिसने अगर 1 रिफिल लिया तो उसको 2 मिलेंगे। इस बात को लेकर के हमने आगे बढ़ करके जो है काम किया, और अब की बार इस प्रावधान को जोड़ने के साथ गृहिणी सुविधा की उस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में हमने जो प्रयास किया है, और मैं इस बात को कह सकता हूं दावे के साथ, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 3,25,000 से ज्यादा के गैस के कनेक्शन जो है हम अभी तक जो है गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत देने में सफल हुए, कामयाब हुए। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम कह सकते हैं कि पूरी देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। हमने उसको और मजबूत करने की कोशिश की है, और उसी के साथ आगे बढ़कर के जो नए इनिशिएटिव्स हमने कहा कि गरीब आदमी के इलाज के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ये सत्य है कि हमारी सरकार आने से पहले हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी के मुफ्त इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार के पास। ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था यही थी कि या तो किसी को मुख्यमंत्री राहत कोष से थोड़ी मदद मिल गई तो मिल गई, रेड क्रॉस से थोड़ी बहुत मदद मिल गई तो मिल गई, अन्यथा बहुत अलग तरह की योजना किसी आदमी को बीमारी की स्थिति में, और जब आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको मदद करने का रास्ता नहीं था। हमारी सरकार ने इस बात को लेकर के इनिशिएटिव लिया। हमने एक नई योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, और उस योजना के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने हिमाचल प्रदेश में इस हिम केयर की शुरुआत करते हुए हमने गरीब आदमी का इलाज का, मुफ्त इलाज का जो है हमने एक बीड़ा उठाया, और उसमें हम बहुत बड़े इसमें जो है हम सफल हुए। और मुझे इस बात को लेकर के आपके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने अभी तक जो है वो 2,40,000 गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया, और 218 करोड़ रुपए इस पर हमने हिमाचल प्रदेश में खर्च किया। यानी कि हमारी जितनी भी योजनाएं वो गरीब आदमी से केंद्रित है। गरीब आदमी की मदद कैसे हो सकती है, चाहे वो सुख में है, चाहे दुख में है, चाहे जिस परिस्थिति में, उसकी मदद का रास्ता कैसे निकल सकता है, वो निकालने की हमने कोशिश की है। और उसी दृष्टि से मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक सुझाव हमारे सामने इस बार आया कि इसकी रिन्यूअल जो है वो 1 साल के बाद करनी पड़ती है। हमने तय किया कि 1 साल नहीं, एक बार कार्ड बनने के बाद रिन्यूअल जो है वो 3 साल के बाद करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, रिन्यूअल के लिए कहा गया था कि भाई ये बनने के बाद ये पूरा साल भर, रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था भाई ये पूरा साल भर चलना चाहिए। हमने कहा रजिस्ट्रेशन का क्रम भी पूरे साल भर चलता रहेगा, और जिसके माध्यम से किसी भी आदमी को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा। अगर हम उसी तरह से बात करें, इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की। अब उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी एक भाव आप व्यक्त जो होता है उस योजना के माध्यम से, वो भाव ये है कि अगर आदमी लाचार है, बेबस है, बिस्तर पर पड़ा है और बीमारी ऐसी लग गई है जिसका इलाज जीवन भर होना है, वो व्यक्ति जीवन भर कोई काम नहीं कर सकता है, उस आदमी की मदद के लिए परिवार के किसी आदमी को उसके करीब रहना पड़ता है, सुबह से शाम तक, रात दिन रहना पड़ता है, क्योंकि वो अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट होने के कारण जो है वो टांगे चले गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को पैराप्लीजिया हो गया,
किसी की किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पर है, चल नहीं सकता, अपना काम खड़ा होकर के कर नहीं सकता है, कैंसर हो गया, ऐसी स्थिति में ये सारी बीमारियां उसमें हमने कवर की हैं। ऐसे लोगों के लिए मदद का रास्ता निकलना चाहिए और हमने एक नई योजना की जिसका मुख्यमंत्री सहारा योजना हमने नाम रखा। ऐसे जितने भी लोग हैं उनके खाते में लगभग 19,000 के करीब लोग हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गए सहारा योजना के अंतर्गत, जिनके खाते में हम 3,000 रुपए हर महीने का डाल रहे हैं। हर महीने डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। सेवा का भाव ये सरकार की मंशा है और इस योजना को यथावत हमने कहा कि इसको हम चलाए रखेंगे। जिस प्रकार से ये चल रही है उसको और भी आगे तेजी से चलाने की कोशिश। और मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है, आपके आस में, पड़ोस में, गांव में, कहीं आपकी पहचान में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से किसी बीमारी के कारण जो है ग्रसित है, जो जीवन भर जिसका ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज चलेगा, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, मदद करें, उसको इस बात की जानकारी दें अगर जानकारी उसको नहीं है, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना इस योजना का, मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ ले सके। और इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आगे मजबूती देने के लिए, क्योंकि कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। आप कल्पना करो, हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी, जब कोविड से पहले के दौर में जब ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई इस कोविड में, तो 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे। 2 ऑक्सीजन का प्लांट एक आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में था। आज मैं इस बात को कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और केंद्र के सहयोग से हमने हिमाचल प्रदेश में जहां 2 ऑक्सीजन प्लांट होते थे, आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, पीएसए प्लांट लगे हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में कोविड से पहले के दौर में 60 के करीब वेंटिलेटर्स थे और उसमें भी लगभग 30 फंक्शनल थे, 32 फंक्शनल थे, बाकी चलने की स्थिति में खराब पड़े थे। किसी मरीज को अगर वेंटिलेटर पर ले जाना हो तो वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होता था। और आज हिमाचल प्रदेश में 1014 वेंटिलेटर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो है वो उपलब्ध हैं। हमने इसमें बहुत आगे बढ़कर के काम किया है। और उसी तरह से बहुत सारे लोग हमको मिलते थे, कहते थे कि हमारे यहां पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भेजो। हमने पता किया कि डॉक्टर क्यों नहीं है, कहा कि भी जितनी हमारी कैडर स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश में वो पूरी है। आज की तारीख में जितने भी डॉक्टर्स की पोस्टें जो सैंक्शनड है वो पूरी है। लगभग 2400 के लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में शायद डॉक्टर का कैडर था। लेकिन हमारा एक्सपेंशन इतना हो गया, नई पीएचसी खुली है, नई सीएचसी खुली है, नए सिविल हॉस्पिटल खुले, वहां डॉक्टर कैसे पहुंचेंगे। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार है एक साथ एक बजट में हमने 500 डॉक्टर नए भर्ती करने का, जो कार्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का हमने तय किया, ताकि डॉक्टर जो है दूर दराज के इलाके में पहुंच सके। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हमने एक और योजना की शुरुआत की और उस योजना की शुरुआत जो है वो इस बजट में जिसका हमने जिक्र किया है, एक मोबाइल क्लिनिक की हमने एक व्यवस्था करने की सोची है। और 68 विधानसभा क्षेत्र में हमने शुरुआत करने की दिशा में कदम उठाया है। 68 विधानसभा क्षेत्र में 68 गाड़ियां हम लगाएंगे, जिसमें डॉक्टर भी होगा, फार्मासिस्ट भी होगा, जिसमें जो है वो लैब के लोग भी होंगे, लैब टेक्नीशियन भी होगा। और वो गाड़ी जो है वो एम्बुलेंस जाकर के एम्बुलेंस की शेप में ही होगी, वो गाड़ी होगी, मोबाइल वैन होगी, मोबाइल क्लिनिक जिसको हम बोला है मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक जिसका नाम रखा हमने। और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वो
वहीं डॉक्टर चेक करेगा। और जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जो इलाज के लिए जो बेसिक टेस्ट होते हैं, इलाज के टेस्ट की सुविधा भी उसमें होगी और वहीं पर उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है डॉक्टर भी दवाई देगा और सारी चीजों को लेकर के इस प्रकार से एक पारिवारिक संबंध बना करके वो डॉक्टर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करने के लिए गांव गांव में पहुंच सके। इस प्रकार से एक नई योजना की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की। ये नया इनिशिएटिव है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसी प्रकार से आगे बढ़ करके हमने हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य के संस्थान है उनको मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दिशा में उसमें भी हमने कदम उठाए हैं। आगे बढ़कर के हम अगर बात करें, यहां बात हो रही थी कि हमारे गरीब लोगों के लिए आजीविका को कोई माध्यम होना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है वो और विकास का भी। लेकिन जब ये कोविड का दौर चला तो हमको एक सुझाव आया था, लोगों ने कहा कि हमको शहरी क्षेत्रों में भी हमको मनरेगा की तर्ज पर आजीविका कमाने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि गरीब लोग शहरों में भी रहते हैं और इसलिए हमने आगे बढ़कर के उसमें काम करने की कोशिश की। तो हमने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की शुरुआत की और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और इसी सत्र में हम एक्ट के रूप में ला करके उसको पक्का उसका इंतजाम कर रहे हैं ताकि वो भी जैसा मनरेगा का एक्ट है उसी तरह का एक्ट के रूप में जो है वो शहरी क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की शुरुआत करने की दृष्टि से जो काम करेगा, ये एक नई शुरुआत उस दृष्टि से उसमें है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हमने और चीजों को लेकर के एक बात को लेकर के हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा राज्य है, ऊर्जा राज्य और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा राज्य है भी। अगर हाइडल सेक्टर में पूरे देश भर में पूरे भारत में अगर 45,000 मेगावाट जनरेट होती है हाइडल सेक्टर में, उसमें 11,000 का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। 11,000 मेगावाट सिर्फ हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन हमारा भाषण देने से इसका कोई लाभ नहीं है। हम बोलते रहे कि ऊर्जा राज्य है, हम पावर सरप्लस स्टेट है, हम इस बात का जिक्र करते रहे, वो उचित नहीं है। हमने कहा इसका लाभ हमारे लोगों को, गरीब लोगों को क्या हुआ। हमने इस बात पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने शुरुआत की, जो 25 जनवरी को मैंने शुरुआत की, 25 जनवरी को मैंने घोषणा की और अभी हमारे अप्रैल के महीने से उसकी शुरुआत होगी कि हिमाचल प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। ऐसे में हमको गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए और वो रास्ता क्या निकलना चाहिए। हमने कहा जो गरीब आदमी कम बिजली का उपयोग करता है, 60 यूनिट से कम बिजली जलाने वाला गांव का वो आदमी, उसके लिए हमने कहा कि कोई बिल नहीं देना होगा, 0 बिल उसके लिए तय किया। यहां तक कि मीटर का बिल 15 रुपए होता है जो हर महीने देना पड़ता है और उसके साथ साथ में 40 रुपए जो है फिक्स्ड चार्जेस होते हैं और 15 और 40 रुपए को अगर मिलाया जाए तो हर महीने का 55 रुपए, चाहे आपका जो है वो मीटर बंद रहे, मीटर आप चाहे एक लट्टू जलाए चाहे ना चलाए, लेकिन उसके बावजूद 55 रुपए आपका फिक्स्ड बिल आता ही था। और हमने तय किया ना मीटर का किराया लेंगे उस आदमी से जो 60 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है और ना ही फिक्स चार्जेस उस पर लागू करेंगे, उसको 0 बिल देंगे, पूरी मदद करेंगे, पूरी मंशा के साथ मदद करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 4.5 लाख है। और उसके बाद आगे बढ़कर के भी हमने
60 यूनिट से 125 यूनिट खर्च करने बने, जहां लगभग 1.55 रुपए के करीब जो है उनको पर यूनिट पड़ता था, वहां सिर्फ हम 1 रुपए लेंगे, 1 रुपए लेंगे। उसको भी बहुत बड़ी राहत जो है वो उसको मिलेगी। इस बात को लेकर के भी हमने सुनिश्चित किया। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो हमारे किसान हैं, किसानों को जो हमारे वहां पर ट्यूबवेल लगे होते हैं, उनके लिए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, उसको हमने 20 पैसे और कम किया, 30 पैसे यूनिट के हिसाब से हमने उसमें उसको मदद कर दी। हम इस बात से सहमत है कि प्रदेश के ऊपर थोड़ा सा आर्थिक बोझ पड़ेगा, लगभग 100 करोड़ के लगभग पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ये 100 करोड़ रुपए का बोझ हम प्रदेश के स्तर पर उठाएंगे, लेकिन गरीब आदमी को राहत देने की जो एक मूल भावना है, उस भावना को पूरा करने में हमें बहुत प्रसन्नता है कि उस काम को हम पूरा करने की स्थिति में हो पा रहे हैं, उस गरीब आदमी की मदद करने की स्थिति में हम हो पा रहे हैं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हम आपके बीच में यह भी कहना चाहते हैं, यहां बात हो रही थी मुख्यमंत्री आवास योजना की बात, और मुख्यमंत्री आवास की बात, चाहे मुख्यमंत्री आवास है चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, इसको और मजबूत करने की दिशा में हमने आगे बढ़कर के काम किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग 3,000 और 3,500 के करीब मकान हर वर्ष बनते थे, अलग अलग हाउसिंग स्कीम्स के अंतर्गत, हमने ये लक्ष्य जो बढ़ा करके उसको 13,000 तक पहुंचाया। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल पर, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का अपना घर है, गरीब आदमी का भी अपना घर है, और उसके साथ साथ में जो गरीब आदमी अगर बड़ा घर नहीं है, छोटा घर है, घर अच्छा नहीं है, टूटा है, लेकिन फिर भी घर है, लेकिन उसकी मदद करने की मंशा से हमने, इस दृष्टि से हमने जो प्रयास किया है, और उसके माध्यम से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसको बहुत बड़ी मदद उसमें मिलेगी जब उसका अपना घर होगा, अपना घर जहां वो रह सकेगा, आराम से रह सकेगा। ये हमारी सरकार की ओर से मंशा है। उसमें आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस बजट में और भी हमने जो प्रावधान किया, आंगनबाड़ी वर्कर का मैंने जिक्र किया, लेकिन एक बात और भी देखी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी आंगनबाड़ी प्राइवेट घरों में चल रही है। अब की बार पहली बार हमने एक निर्णय लिया कि आंगनबाड़ी के लिए भवन होना चाहिए, अपना भवन होना चाहिए, जहां व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके आंगनबाड़ी केंद्र। नहीं तो घर के कमरे में फट्टा, हम गांव में जाते हैं, फट्टा टांग दिया गया है, ऊपर लोग रह रहे हैं, दाएं बाएं लोग रह रहे हैं, एक कमरे में फट्टा लगा करके आंगनबाड़ी लिख रखा है, उसे समाधान नहीं हो, उससे बेहतर ढंग से काम नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया, अब की बार हिमाचल प्रदेश में बजट प्रावधान भी किया, उसके लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 1,000 आंगनबाड़ी नए भवन बनाने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि हम हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतरीन कर सके और मजबूत कर सके। कृषि के क्षेत्र में, कृषि हमारे आर्थिकी को बहुत मदद करता है, और हिमाचल तो ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में लगभग आबादी का 90% गांव में रहता है, और 90% जो गांव में रहता है या तो बागवान है या तो किसान है। प्राकृतिक खेती का एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया, जो पूरे देश का कॉन्सेप्ट बन गया। आज प्राकृतिक खेती को पूरे देश में स्वीकार कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम के माध्यम से, जहां पूरे देश के सामने इस विषय को रखा कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन एक जो शुरुआत की है प्राकृतिक खेती की, उस प्राकृतिक खेती के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में जो अभी बजट प्रस्तुत किया, केंद्र का बजट किया, उसमें भी बजट का प्रावधान हुआ है, और उसमें हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में हुई है प्राकृतिक खेती के लिए। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 3,615 पंचायतें, हर पंचायत में
मॉडल स्तर पर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे बड़े स्तर पर जो जितना भी किया जा सकता है, लेकिन इस मॉडल को शुरू करना चाहिए। हर पंचायत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसके साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो अनाज की खरीद के लिए मंडी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अब के बजट में हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि 11 स्थानों पर अनाज मंडी, जो अनाज खरीद के लिए अनाज मंडी की हम शुरुआत कर रहे हैं, और 4 अनाज मंडियां जो है उनका निर्माण किया जाएगा, ये भी हमने तय किया। अब की बार धान की खेती के लिए जो धान की जो उपज आई थी उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में 7 जगह जो है वो मंडियों का प्रावधान किया। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ, नहीं तो हिमाचल के लोगों को दूसरे राज्य में कतार में लग करके जो है वहां पर अपनी फसल को बेचने के लिए जाना पड़ता था। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। और बागवानी के क्षेत्र में भी हमने कुछ और कदम आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जो हमारे वेटनरी असिस्टेंट है, अब उनको वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर जो है नियुक्त होने के लिए पात्र किया जाएगा। ये भी हमने आपकी बात जो है वो उसमें इस बजट में प्रावधान करने की बात अपनी कही है, उसको भी हम पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में 44 वेटनरी एम्बुलेंसेज जो है वो भी चलाई जाएंगी। ये भी एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में उस दृष्टि से है। इससे आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें हिमाचल प्रदेश में, इस बात को क्या हिमाचल के पूरे देश और दुनिया की परिस्थिति है कि बेरोजगारी हर देश में, हर दुनिया में, हर देश में बढ़ती जा रही है। और प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बड़े स्तर पर है। अपने स्तर पर हमारा नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो सके, उसके लिए बहुत आवश्यक थी। इसलिए हमने एक शुरुआत की थी, हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहले तो हमको लगा कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको हमने प्रयत्न किया और उसमें हम सफल हुए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे नौजवान आगे बढ़ करके, प्रोत्साहित होकर के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ ले रहे हैं। और लगभग 8000 युवाओं को जो है इसके माध्यम से अवसर रोजगार का मिला है। और अभी तक जो है वो मैं ये भी कहना चाहता हूं 475 करोड़ रुपए के निवेश से 2800 जो है छोटे छोटे जो है उद्योग लगाने में हम सफल हुए। और अब की बार हमने इसमें प्रावधान इसमें और किया है। वो प्रावधान ये किया है, जो महिलाएं हैं उन सबको, पहले ये प्रावधान उसमें कम था, लेकिन अब की बार इस प्रावधान को हमने बढ़ाया है कि उनको जो सब्सिडी, महिलाओं को सब्सिडी जो है इसमें सबको हमने 35% कर दिया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ताकि हमारी माताएं बहनें जो है उसमें आगे बढ़ करके इसका लाभ ले सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। और उसके साथ हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं और उनके लिए विशेष तौर से जो है अनुदान को बढ़ा करके 25% से बढ़ा करके हमने 30% किया है। ये भी इस बजट में हमने प्रावधान साथ में किया है। और उसके साथ साथ में आगे बढ़ते हुए जिस बात का यहां पर जिक्र किया, महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने तय किया जो 10,000 जो हमारे बहुत अच्छी तरह से बेहतर ढंग से जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो मदद का रास्ता निकालेंगे। जो रिवॉल्विंग फंड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने उसमें 25,000 किया और लगभग जो है 25 करोड़ रुपए जो है सीधा महिलाओं को, 10,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप तक जब पहुंचेगा तो उनकी आर्थिकी को, उनको काम करने की दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा होने के लिए, अपने परिवार के लिए आय का साधन जुटाने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये एक नया इनिशिएटिव है उसमें। और उस दृष्टि से हम जहां भी हम इन दिनों में जाते हैं, जब कार्यक्रम कहीं होते हैं, कई जगह हम देखते हैं मेला है, तो वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां पर बड़ी संख्या में आए होते हैं। उनकी मार्केटिंग के लिए उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम बेहतर तरीके से उनमें मदद कर सके, उसके लिए भी हमने व्यवस्था करने का तय किया है।
लेकिन फिलहाल इस मुझे लगता है कि इस रिवॉल्विंग फंड से उनको बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी और इससे बहुत बड़ी जो है उनको एक ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, ताकि हम महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़ सकें। और इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में एक और भी हमने एक प्रावधान इसमें किया, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह जो हमारे श्रेणी 1 में है, शिमला, मंडी, कांगड़ा, ऊना, इन 4 जिलों में ही 4% की दर पर ऋण मिलता है। लेकिन अब बाकी 8 जिलों में भी जो प्रदेश के जो बाकी जिले हैं उसमें भी ऋण जो है वो 4% पर ही देंगे। ये भी अतिरिक्त एक बहुत बड़ी एक हमने शुरुआत की है। आगे बढ़कर के हम ट्रांसपोर्ट की अगर बात कहते हैं, हम इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण हमारा आने जाने का सबसे मजबूत एक जरिया है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वो सड़क मार्ग से चलते हैं, सड़क मार्ग से यानी कि बसों में हम जाते हैं। बसों की कमी हम महसूस कर रहे हैं। सड़कें बहुत लंबी, बहुत बड़ी संख्या में नई भी बन गई और इसलिए अब की बार हमने तय किया कि अब की बार 220 नई बसें जो हम उसमें शामिल करेंगे एचआरटीसी के बेड़े में, और 200 नई बसें हम जो है और खरीदेंगे और 50 छोटी बसें भी हम इस बार जो है खरीदेंगे। इस बात के लिए भी हमने एक ये निर्णय साथ में किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। जहां 72 वर्षों में 7,63,000 जल के कनेक्शन मिले, घरों को कनेक्शन मिले, और वहां जनवरी 2022 तक हमारी सरकार आने के पश्चात जो है हम हिमाचल प्रदेश में 17,28,000 परिवारों में से 15,89,000 परिवारों को अपने पेयजल योजना के कनेक्शन उनके घरों में देने में सफल हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना ये एक आवश्यकता भी थी और उस आवश्यकता को भी हमने पूरा करने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। और जिस प्रकार से यहां और भी चीजों को लेकर के यहां पर बात कही है, लता मंगेशकर जी को भी हम सम्मान करने की दृष्टि से वह उनके एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है भारत के जो है वो कला के क्षेत्र में, और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में एक संगीत कॉलेज जो है, संगीत महाविद्यालय जो है लता मंगेशकर जी के नाम पर हम शुरू करेंगे। ये भी हमने तय किया है। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं का, अगर मैं ये सारी चीजों में जाऊं तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा वो विषय जाएगा, और बहुत लंबा विषय जाएगा तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बजट पर हमने पहले भी बोला है, लेकिन जो प्रमुख विषय हैं, जिन विषयों पर हमने जो बात कही है, एक वर्ग हमारा अनुसूचित जाति के साथ साथ में हमारा ट्राइबल कास्ट, और उसके साथ साथ में हमारे ओबीसी के, हमारे बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखे हैं, कॉर्पोरेशन से लोन ले रखे हैं, और जो कॉर्पोरेशन से लोन ले रखे हैं, उन कॉर्पोरेशन से जो लोन लिए हैं, उन लोन की वजह से उनकी कई लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि वो लोन वापस करने की परिस्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें हमने वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत ये तय किया कि जो मूलधन है उसको वो वापस करें, और उसको वापस करने के साथ जो है हम सारी चीजों को लेकर के जो बाकी का जो बोझ है उसको प्रदेश सरकार वहन करेगी, इतना हमने तय किया है। और उसमें स्वाभाविक रूप से ये भी हमने तय किया है कि लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें खर्च होगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए जो ऐसी स्थिति में उनको मदद करने का एक रास्ता और निकाला। इसलिए भाई और बहनों, बहुत विस्तार से हमने काफी चीजों का जिक्र करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये बजट केंद्रित है, अगर केंद्रित है तो गरीब आदमी के लिए केंद्रित है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, उसमें डिटेल में जिक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, वो सबको मालूम है। बहुत सारे वर्गों के लिए अलग अलग राहत जो दे सकते थे, उसके लिए हमने प्रयत्न किए हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस इस बजट का रहा है वो गरीब आदमी की मदद करने के लिए। जहां गरीब हैं वहां हम हैं। जो जरूरतमंद ऐसा वर्ग है जिसको मदद की जरूरत है, उसको मदद करने की हमने कोशिश की है।
और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस बजट के माध्यम से जो भी नए इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए हैं, जो नए बजट में जो प्रावधान किए हैं, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में आप सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग जिस प्रकार से हमको पिछले लंबे समय से, पिछले 5 वर्षों से मिला है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस क्रम को हम आगे भी आने वाले समय में भी हमको बनाए रखेंगे। गरीब आदमी के लिए मदद का रास्ता हमेशा के लिए बना रहे, उसके लिए आवश्यकता है हम आप सबका सहयोग लेकर के, आप सबका आशीर्वाद लेकर के, आप सबका समर्थन और सहयोग लेकर के इस काम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहें, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में जुड़े, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जो बजट की जो हमारी हाईलाइट्स हैं, जो मेन जो बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं, उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए आप सब भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप सबके लिए यह बजट समर्पित है और भी बेहतर चीजें जो करने की आने वाले समय में होगी वो भी हम करते रहेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इन प्रमुख बिंदुओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप भी अपनी भूमिका निभाएं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गरीब के करीब पहुंचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में जो प्रयास किए गए उसके लिए प्रदेश की जनता आपकी आभारी है। वर्तमान बजट के माध्यम से भी सेवा और समग्र विकास की जो निरंतरता आपके द्वारा कायम की गई है, उसके लिए आपका कोटि कोटि साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र आग्रह सचिव वित्त आदरणीय श्री अक्षय सूद जी से आभार उद्बोधन के लिए। सबको नमस्कार। जो हमारे 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने लोग हमसे जुड़े हुए, विशेषकर उन सबका, यहाँ पे जितने भी सम्मान्य अतिथि हैं, उनका विशेष धन्यवाद। जो इस बजट पे चर्चा वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस जो आज आयोजित की गई उसमें उन्होंने भाग लिया। विशेष धन्यवाद यहाँ पे जितने उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक परिपाटी शुरू हुई है। बजट जो आज तक सिर्फ एक विधानसभा में चर्चा का विषय होता था, जो केवल बहुत एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो केवल विधानसभा तक सीमित रहता था, वो अब आम जनमानस के बीच में आया है। ये हमारा जो बजट का डॉक्यूमेंट है, जिसको हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है, उन्होंने विशेष आपके सामने जो इसके प्रमुख बिंदु हैं वो आपके सामने रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो नॉर्मली हम सरकार करती है और 5-7 दिनों में विधानसभा में वो चर्चा के बाद समाप्त हो जाती है, इस बार ये पहला प्रयास है कि बजट को जो है वो आम जनमानस तक भी लाया गया है। विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का, एमपी साहब सुरेश कश्यप जी शिमला के एमपी साहब, चीफ सेक्रेटरी महोदय, जितने भी यहाँ पे अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबका धन्यवाद। और जिन्होंने आयोजन में सहयोग दिया, उन सबका धन्यवाद मैं फिर से करना चाहूंगा, वित्त विभाग की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से। थैंक यू। धन्यवाद माननीय अक्षय सूद जी। और इसी आग्रह के साथ कि बजट के ये बिंदु हैं, ये जन जन तक पहुंचेंगे, जैसा आह्वान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। एक बार आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सभी से आग्रह